विलियम मॉरिस डेविस मतलब डेविस ने अपने अपर्दन चक्र में मतलब जियोमॉर्फिक साइकिल में अपना कुछ सिद्धांत दिया है जिसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो नेट, चाहे वो आईएएस, चाहे वो पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी सब में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। डेविस के अपर्दन चक्र को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए, डेविस ने जियोमॉर्फिक साइकिल में कहा क्या है, मेन तरीके से हम उनको यह समझते हैं कि उनका कहना था कि जो भी अपर्दन चक्र के वाहक होते हैं, कहने का मतलब अपर्दन कौन करता है। सबसे पहले अपर्दन कहाँ होता है? अपर्दन भूमि के ऊपर होता है। अपर्दन क्यों होता है? क्योंकि जो एक प्लेन समतल जमीन है, अगर उसमें कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, इस तरीके से भूमि की बनावट अगर है, उच्चावच हैं, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो वाहक हैं, मतलब वाहक कौन कौन से हो गए? सूर्य का प्रकाश अर्थात टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद पानी मतलब जल, जो वर्षा होती है वह बहता भी है, जल वर्षा बहता भी है। उसके बाद हवाएं जो चलती हैं, कहने का मतलब क्या है, हवाएं आखिरकार जब चलती हैं, कभी आपने देखा होगा जब आंधी आती होगी तो आपके सामने रखा हुआ छप्पर या टीन का छत भी उड़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, हवा में इतनी शक्ति होती है किसी भी चीज़ को, आखिरकार ज़मीन पर जो भी कहीं गड्ढा तो नहीं कर देती है, हवाएं गड्ढा तो नहीं कर देती हैं, बिल्कुल नहीं। वह होता क्या है कि प्लेन के अलावा जो भी स्थल उठे या हम मनुष्य के द्वारा जो भी उच्चावच का निर्माण हुआ है उस पर हवाओं का प्रभाव देखा जाता है। और हवाओं का ही नहीं, वहाँ पर तापमान, टेम्परेचर का भी प्रभाव देखा जाता है, वहाँ पर बारिश का भी प्रभाव देखा जाता है। कहने का मतलब प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर इरोजन का प्रभाव देखा जाएगा। हाँ, हो सकता है कि यह तो बाह्य बल मतलब बहिर्जात बल के कारण जो भी स्थल ऊंचे और नीचे हैं उन पर इरोजन का प्रभाव देखा जाता है। इरोजन कौन करते हैं? जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बारिश, टेम्परेचर और हवा के माध्यम से, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अपने क्षेत्रीय स्तर पर इरोजन कर रहे हैं। तो डेविस के अनुसार इरोजन मतलब अपर्दन के जितने भी वाहक हैं उनके साथ साथ वह अलग अलग जलवायु के माध्यम से अलग अलग तरीके से अपर्दन करते रहते, अर्थात अपर्दन चक्र अलग अलग लागू होता है। कहने का मतलब क्या है, अब राजस्थान में तो बारिश के द्वारा जो भी अपर्दन चक्र होता है, मतलब जल के द्वारा जो भी अपर्दन चक्र होता है वह तो लागू नहीं किया जाएगा नदी के द्वारा। कहने का मतलब वहाँ हवाओं का प्रभाव ही देखा जाएगा, तो वहाँ पर अपर्दन चक्र हवाओं के द्वारा लागू होता है। अब कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी वाहक हैं अगर वहाँ पर प्रबल हैं तो उनके द्वारा जो भी अपर्दन होगा तो वह अपने ही क्रिया विधि के अनुसार उस स्थलाकृति को काट छाट कर पेनी प्लेन में परिवर्तित करेंगे। पेनी प्लेन मतलब कोई भी उठा हुआ भाग जब कट छट करके ज़मीन के बराबर हो जाता है तो उसी को पेनी प्लेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं, वायु के साथ शुष्क अपर्दन चक्र लागू होता है। कहने का मतलब क्या है, जब कोई एक टीला खड़ा रहता है और वायु चलती रहती है तो वहाँ पर नमी तो बिल्कुल रहती नहीं है, तो होता क्या है, वहाँ पर जब हवाएं चली तब उस टीले से टकराई। अब वह टीला, हम नहीं कहते हैं कि बहुत पूरा टीला ही उखड़ कर कहीं चला गया, लेकिन उसके कण कण को उठा करके हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर दी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक एक कण उठ करके उस टीले से कहीं और चला गया तो एक दिन ऐसा आएगा, एक लंबे समय में ही, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वह टीला एकदम पेनी प्लेन में या समतल एकदम मैदान में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा भूमिगत जल, मतलब भूमिगत जल का मतलब क्या है,
अगर कहीं पर ऐसी स्थलाकृति है जहाँ पर चूने पत्थर की भूमि या स्थलाकृति पाई जा रहे हैं, अगर वहाँ से कोई नदी गुजरी, आखिरकार ये चूना पत्थर की जो लैंडस्केप होते हैं, कहने का मतलब ये ज़मीन जो होती है वहाँ पर जब भी पानी जाएगा तो चूना पत्थर के साथ आसानी से ज़मीन घुल जाएगी और वह जल जो गुजर रहा है वह उस भूमि के अंदर चला जाएगा और जहाँ तक वह भूमि चूना पत्थर से बनी हुई है उसके अंदर जाती ही जाती रहेगी और वहाँ तक जाएगी अंदर जहाँ तक चूना पत्थर की भूमि है और वह जाकर के निकलेगी कहाँ, जहाँ पर वह चूना पत्थर की भूमि खत्म होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखते हैं कि यह कोई भूमि है और यहाँ पर ये स्थलाकृति कैसी है, ये स्थलाकृति चूने पत्थर की बनी हुई है। अब यहां से कोई नदी निकली है, ठीक है। अब यह नदी निकली, मतलब नदी हमेशा पर्वतों से निकलती हैं, तो यहां से कोई नदी निकली, ठीक है, यहां बहते बहते गई और यहां पर चूना पत्थर की भूमि उसको रास्ते में मिल गई। अब जब चूना पत्थर की भूमि मिली तो यहां पर वह घोल बना करके अंदर से बहती हुई यहाँ जा कर के फिर से निकल गई। कहने का मतलब क्या है कि नदियाँ जो हैं अगर उसको ठोस भूमि मिली तो उसके ऊपर से बहेंगी, बस लंबोत अपर्दन मतलब काट झाट के एक नाली तो बनाएंगे ही, लेकिन उसके उस भूमि के ऊपर से बहेंगे। लेकिन अगर चूना पत्थर की कोई भूमि मिल गई तो उसके अंदर घुस करके वहाँ चलेंगे, इसको अपर्दन कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह आंतरिक अपर्दन। अगर हम आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हमें क्या दिखेगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा, नदी यहाँ पर लुप्त हो गई और वहाँ जाकर के निकल गई। तो नदी नीचे से ही बह रही है लेकिन बह तो रही है और इफेक्ट कहाँ पर डाल रही है, हमारी भूमि पर, मतलब आंतरिक भूमि पर। इस तरीके से इरोजन मतलब कि अपर्दन होता है यह चूने पत्थर के ऊपर, ठीक है। इसको कास्ट अपर्दन चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कास्ट अपर्दन चक्र भी कहा जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर पीसीएस में, आईएएस में, इन सब एग्जाम में इस पर लिखने को भी आ जाता है, 100 शब्द, 150 शब्द, 200 शब्द, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, हिम अपर्दन चक्र। हिम का मतलब क्या है, अगर कोई पर्वत है, ठीक है, पर्वतों पर ही हिम हमेशा जमता है। यह कारण क्या है कि पर्वत होते ऊंचे हैं और 165 मतलब 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर भूमि की तली से वह 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर कम हो जाएगा और पर्वतों की ऊंचाई 8,000 किलोमीटर ऊंचे हैं तो ये 165 मीटर पे जब 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और ये 8,000 मीटर ऊंचे पर्वत हैं हमारे देश में, तो होता क्या है, यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर तक भी ऊंचे हैं पर्वत। तो 8 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो गया। अब टेम्परेचर लो कहने का मतलब ये ऊंचाई पर ही तो है, जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। अब यही बर्फ़ सूर्य के जब दक्षिणायन होता है या उत्तरायण होता है, तो जब यह सूर्य के प्रकाश सीधा इस पर नहीं पड़ पाता है तो यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है और अपेक्षाकृत जब सूर्य सीधा चमकने की कोशिश करता है तब यही बर्फ़ पिघलने लगती हैं और होता क्या है, यहाँ पर यह बर्फ पिघल करके नीचे उतरती हैं, जिसको नदियों के रूप में हम जानते हैं। इसी तरीके से गंगा, यमुना या बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो कि इसी का प्रभाव नदियों पर देखा जाता है, क्योंकि यह ऊंचाई पर इनके हिमनद हैं, इनके बर्फ़ हैं और वहाँ पर जब भी गर्मी का मौसम आता है तो वह हिमनद पिघलते हैं, पिघल करके नीचे गिरते हैं और उसको हम नदी के रूप में जानते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे हिम के द्वारा अपर्दन की। तो होता क्या है, अगर यह जो भी यह बर्फ जमा है पर्वतों पर, अगर इसका कोई टुकड़ा टूट करके फिसला, चूंकि यह बहुत
किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में फैले एक बर्फ के टुकड़े होते हैं। अगर ये खिसके एक स्थान से तो यहाँ से खिसकते खिसकते आते हैं जहाँ पर कोई ऐसा बिंदु मिलता है पर्वत का जहाँ पर ये रुक जाते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में जो यह आखिरकार देखिए, अगर यह पर्वत है, यहाँ पर एक आइस एकदम जमा हुआ चट्टान है, अगर ये खिसका और यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो खिसकेगा इसी पे, तो इसी पर जब खिसकेगा तो छोटे छोटे अगर इस पर ऊंचे उठे हुए भाग रहते हैं तो इनको अपर्दित करके, मतलब इनको तोड़ते फोड़ते, ठीक है, इनको तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ अपर्दन होगा। ठीक है, इसके अलावा सागरीय अपर्दन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा देखिए। अगर यह है हमारा राजस्थान, ये है गुजरात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जल है, ठीक है, कौन सा सागर है, यहाँ पर है अरब सागर, ठीक है। अरब सागर की लहरें जब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये है गुजरात और ये है महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर है मुंबई, ठीक है। अब मुंबई के बहुत सारे बीच हैं, ठीक है, मुंबई, गोवा, ठीक है, हर जगह बीच हैं लेकिन विख्यात है गोवा का। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर बीच है कोई, यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो ये लहरें होती क्या हैं, यहाँ से टकराती हैं, आती हैं, जाती हैं। अगर बीच कहीं पर बीच नहीं है, वहाँ पर पत्थर रहते हैं, तो ये लहरें उन पत्थरों से टकराती हैं और पत्थरों का अपर्दन करती हैं। कहने का मतलब पत्थरों को हजारों सालों में तोड़ फोड़ करके अपने अंदर समाहित कर लेती हैं या छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर लेती हैं। ठीक है, अब वह बालू कहाँ से आता है, वह उन्हीं चट्टानों को तोड़ मरोड़ करके निकाल करके किनारे पर रख देती हैं, जहाँ पर वहाँ बालू नजर आता है हमें। बालू कहाँ से आता है, उन्हीं पत्थरों के चूर्ण रहते हैं, ठीक है, जिनको वो अपर्दन करके वहाँ पर बीज का निर्माण कर देती हैं, उन्हीं को कहते हैं बालू। डेविस ने 1899 में अपना अपर्दन चक्र प्रस्तुत किया हमारे सामने और 1905 में उन्होंने शुष्क अपर्दन चक्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया। डेविस के अनुसार भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन की क्रिया द्वारा एक आकृति विहीन पेनी प्लेन में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भूखंड हुआ, ठीक है, इनका कहना क्या है, एक उत्थित भूखंड समय की वह अवधि है, कहने का मतलब भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड, ठीक है, धीरे धीरे कट छट करके, देखिए यहां पर अपर्दन चक्र कार्य किया, हवा ऊपर से, बादल, पानी, ठीक है, उसके बाद सूर्य का तापमान, ठीक है, इससे क्या होते हैं, यह ढीले पड़ जाते हैं, इसके अंग मतलब ये चट्टाने हैं, ठीक है, पर्वत की चट्टाने हैं। अब चट्टानों में अगर वर्षा हुई मतलब ठंडी का मौसम, उसके बाद गर्मी, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद हवाएं, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश तो रोज पड़ना है उस पर, बारिश तो मान लीजिए कभी कभी, लेकिन सूर्य का प्रकाश रोज पड़ता रहा, बारिश हो गई, ठंडा, ठीक है, तो मतलब चट्टानें फैली, फिर जब बारिश हुई एकाएक वह चिटक गई और उसके बाद हवा उसको बहा करके उड़ा ले गई। तो कहने का मतलब इतने सारे वाहक इस पर कार्य करते हैं कि इसका मिट जाना तो स्वाभाविक ही है। डेविस ने अपने सिद्धांत को बताते समय उन्होंने चक्रीय पद्धति का यूज किया। कहने का मतलब क्या है, कोई भी स्थल खंड, ठीक है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। देखिए संरचना और प्रक्रम और अवस्था, इसका प्रतिफल क्या होता है, एक चट्टान, इसको हम समझाते हैं कि ये इसका मतलब क्या होता है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का। सबसे पहले इसका सेंस आपको समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी स्थल खंड, डेविस के अनुसार कोई भी स्थल खंड संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। कहने का मतलब क्या था इनका, अगर कोई स्थल खंड है, ठीक है, अब संरचना पहले देख लेते हैं। संरचना, तो संरचना का मतलब क्या है, इसकी कठोरता, ठीक है, संरचना में आ जाएगा क्या, इसकी कठोरता, मतलब इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है,
ठीक है, यह किन किन केमिकल से मिल करके या किन किन मिनरल से बन करके बना हुआ है ये, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। आखिरकार अगर हिमालय मोम का बना होता, अगर हिमालय मोम का बना होता तो आज दिन वह रहता, कब का गल जाता, ठीक है, कब का बह जाता। यह इसका मतलब क्या है, ऐसी चट्टानों का बना है जो कि अपरदित होते होते इसमें बहुत ही ज़्यादा वर्ष, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएंगे, ठीक है। तो संरचना का मतलब आप समझ गए। प्रक्रम क्या है, प्रक्रम का मतलब वो वाहक जो इसको नष्ट करने में लगे हैं, कहने का मतलब हवा, पानी और तापमान, ठीक है, इसको नष्ट करने में लगे हैं। अब देखिए प्रक्रम, ये है प्रक्रम, ये है स्ट्रक्चर, ये है प्रोसेस, अब है अवस्था मतलब टाइम, ठीक है। टाइम को कैसे हम समझेंगे कि संरचना पहले ये है, ठीक है, इस पर प्रोसेस अपना बल लगाया या मतलब कार्य किया, तो होता क्या है, यह जब हवाएं, अगर देखिए यह चट्टान कहीं ऐसे इलाके में है जहां पर हवा के साथ बहुत सारे रेत उड़ रहे हैं, कहने का मतलब हवा चल रही है, तीव्र चल रही है कि या मंद चल रही है, यह डिपेंड करेगा किस पर, प्रक्रम पर। प्रक्रम अगर हावी होगा तो इसका कटाव जल्दी होगा, लेकिन यह डिपेंड इस पर भी करेगा कि ये चट्टान जो है यह मोम की बनी है या ऐसे लोहे की बनी है, ठीक है, जिसको काटना नामुमकिन है। तो कहने का मतलब क्या है, अब डिपेंड दोनों करेंगे कि किस तरीके से प्रक्रम हावी है और वह चट्टान किन किन चीज़ों या किन क्लाइमेट में रह करके तैयार हुई है, जिससे यह इसको झेल सके या इसको यह बर्बाद कर सके। कहने का मतलब संरचना प्रक्रम का आपसी जो मेल जोल है, आप समझ गए हैं कि नहीं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझ पाते हैं तो आगे पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप संरचना और प्रक्रम को अच्छे से समझिए। यह क्या है, लोहा है या मोम है, ठीक है, ये हो गया संरचना। और ये क्या है, यह हवा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा तेज है या बहुत मंद है। कहने का मतलब अगर यह तेज रहेगा तो इसका विनाश करने में सक्षम होगा, ठीक है, और अगर यह धीमा रहेगा तो यह इसका विनाश करने में सक्षम नहीं होगा, भले भी यह मोम का बना हो, ठीक है, यह मोम का भले भी बना हो, अगर यह धीमा रहेगा, यह प्रोसेस, यह प्रक्रम, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह नहीं कटे छटेगा। तो हवा ही नहीं है, यहाँ पर बादल भी, जल की भी मात्रा, सूर्य की भी मात्रा, ठीक है, सूर्य की भी गर्मी, तो इस पर सारे वाहक कार्य करेंगे। लेकिन अगर यह डिपेंड करता है संरचना किसकी है, ठीक है। देखिए संरचना किसी की भी हो, ठीक है, हमारी प्रकृति के सामने कोई भी रह नहीं सकता है, लेकिन यह वाहक जितने भी हैं यह कितने हावी से इस पर वार कर रहे हैं, कितने हावी होकर के इस पर वार कर रहे हैं, यह डिपेंड करता है संरचना पर। संरचना क्या करेगी, अगर संरचना बहुत मजबूत है तो यह इसको कटने छटने से रोकेगी। अब अवस्था देखते हैं, अवस्था में क्या होता है, अगर यह बहुत समय बाद यहाँ पर यह पर्वत अगर ऐसा था तो अब हो सकता है ऐसा रह गया हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा रह गया हो। पहले क्या था, पहले ऐसा था, लेकिन अब कट छट करके कैसा हो गया है, ऐसा हो गया है। तो हुआ इसमें क्या, इसकी हाइट में हमें कमी नजर आई, ठीक है। हो सकता है कि यह आखिरकार हवा यहाँ भी तो अपना असर दिखाएगी, तो यह भी कट छट के इतना हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कमी तो आई, ठीक है, कमी आई इसमें। आखिरकार ये प्लेन है, हमारे समतल भूमि है और इस पर पर्वत था, कभी यहाँ तक था, कट छट करके यहाँ तक आ गया। तीनों प्रभाव अपना दिखाए, तीनों स्रोत जितने तीनों वाहक जो हैं अपना प्रभाव दिखाए और यह कट छट कर यहाँ तक आ गया। अब यह डिपेंड करेगा कि अवस्था किस चीज की कहाँ तक हो गई है। ये अवस्था मतलब टाइम, ये टाइम डिपेंड करता है कि अगर हम देखिए किसी स्थल को हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारे समझ में क्या आएगा। अगर देखिए हम बताते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं एक स्थलाकृति, ठीक है, उसके बाद एक स्थलाकृति और आप देखते हैं,
इन दोनों को देखने पर आपको क्या लगता है? यह पूर्ण रूप से एकदम विकसित स्थलखंड है और यह क्या आप देखते हैं, यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। तो आपको समझ में क्या आएगा भला? इसको देखने के बाद आप यह देखेंगे कि इसमें कटे छटे हैं। इसका मतलब कोई भी भूखंड कट छट करके ऊपर नहीं आता है, वह उठने के बाद कटता छटता है, ये तो आप जानते हैं। तो इसका मतलब यह पहले इसी के तरीके से विकसित था, लेकिन अब यह कट छट गया है। तो इससे आपको समझ में क्या आया? यह भाई अभी तो नहीं है, यह पहले कभी था और अब इसकी अवस्था ऐसी आ गई है। लेकिन अब आपकी नज़र कहाँ जाएगी? इसका मतलब ये कभी उठा रहा होगा, आज हम इसको देख रहे हैं, यह बहुत ही पुराना हो गया। यह अवस्था का प्रतिफल है। कहने का मतलब हमें सबसे पहले अवस्था नजर आई इसकी। अगर हम थोड़े से भी जानकार हैं, अगर कोई कटा छटा पर्वत हमको दिखा या कटा छटा स्थल रूप हमें दिखा, तो हम ये तो समझ लेंगे कि कट छट करके कोई उत्पन्न नहीं होता है, संपूर्ण में उत्पन्न होता है और इसी धरती पर रह करके कटता छटता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ कटा छटा, ठीक है, हमें अवस्था का ज्ञान हो गया आखिरकार। वहाँ अब देखिए, वहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि प्रोसेस क्या है। आखिरकार वह क्षेत्र जहाँ पर हम गए हैं, अगर हम कड़कड़ाती हुई ठंडी में खड़े हैं और वह स्थल देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर हवाओं का जो प्रभाव है बहुत कम। आखिरकार सर्दी में कभी आप देखे हैं कि आंधी आई हो? बिल्कुल नहीं। तो आंधी का मतलब हवा का प्रभाव नगण्य है, वहां पर हवा देखी नहीं जाएगी, जिससे उस स्थलखंड का अपर्दन होगा। ठीक है, तो वहां अपर्दन जब नहीं होगा तो स्थलखंड बहुत ही उसके प्रक्रम मतलब हवा के प्रक्रम से बहुत ही अछूते रहेंगे। लेकिन क्या हवा चलेगी? नहीं चलेगी, लेकिन वहां पर बहुत ही अछूते रहेंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं? अगर वहां पर ठंड है तो हवा बहुत ही नगण्य रूप से कार्य करेगी। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में क्या है। आखिरकार सूर्य का प्रकाश जब सीधा नहीं पड़ेगा तो वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर तापमान अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर इस तरीके से क्लाइमेट है, ठंडी है, सूर्य का प्रकाश बहुत नहीं पड़ रहा है, वहाँ पर जलवाष्प ऊपर उठ नहीं रहे हैं, बादल को रूप धारण कर नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर वर्षा भी ना के बराबर है। या वर्षा भी होगी तो इस तरीके की वर्षा नहीं होगी कि चट्टानों को बहा ले जाए, वो बर्फ के रूप में गिरेगी। ठीक है, जब बर्फ के रूप में गिरेगी तो वहां पर होगा क्या कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक अपर्दन के वाहक कार्य करेंगे, कि मतलब वहां पर बर्फ गिरे, जम करके बहुत बड़ी चट्टान बन गए, अब वह एक स्थान दूसरे स्थान तक फिसले और वहां पर क्या हो गया? कट छट करके वह भूमि क्या हो गई? इस तरीके से हो गई। तो कहने का मतलब क्या है? प्रक्रम ही डिसाइड करेगा किसी स्थलाकृति की आकृति को। तो आपको वहां पर ऐसी ऐसी स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी जो बर्फ के द्वारा बनी हैं। देखिए, अपर्दन के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि हमारा जो स्थलखंड है वो किस तरीके से कट छट करके उधड़ गया है। यह डिपेंड करता है प्रक्रम पर। अब प्रक्रम ही आपको देखने पर यह समझ में आएगा कि यह भाई अगर इस तरीके से कटा है तो इसका मतलब है यह यहाँ पर ठंडी है और बर्फ के बहुत बड़े बड़े चादर हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कटाव छटाव हुआ है ये बर्फ के ही द्वारा हुआ है। और अगर कहीं पर इस तरीके से आप टीले देख रहे हैं कि कहीं पर इतने बड़े कहीं पर इतने बड़े, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप स्थलाकृति कोई देख रहे हैं और इस तरीके से देख रहे हैं और हवा वहां पर इस तरीके की चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इस टीले को देख करके यह थोड़ी समझेंगे कि यहाँ पर बर्फ फिसली होगी, बर्फ घुस गई होगी। जी नहीं, आप वहां पर खड़े हैं तो श्योर है वहां शुष्क मौसम देखने को मिल जाएगा। आपको सूर्य का प्रकाश बहुत तेजों मात्राओं में देखने को मिल जाएगी, वहां पर हवाएं जो हैं बहुत तेजों से चलती नजर आ जाएंगी, तभी तो इसका आकार ऐसे हुआ। ठीक है, यह आकार ऐसे हुआ। अगर दूसरे स्थान पर अगर आप देखते हैं तो यह आकृति क्या हो गई? यहां से ऐसे हुई, इस तरीके की नजर आई, तो यहां पर भी हवाओं का कार्य हुआ। तो मतलब एक ही क्षेत्र में दो आकृति, जैसे ये देखे हैं वैसे इसको देख लीजिए। अगर रेगिस्तानी एरिया में इस
आकृति इस आकृति में देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, यह सोचेंगे कि यह यहाँ तक कट गई, ये यहाँ तक कट गई, इसका मतलब ये बहुत पुरानी है, मतलब अवस्था का प्रतीक है। अवस्था हमें समझ में आ रही है, ये लंबे समय से ये कटाव चल रहा है और यह अभी इसका ऊपरी भाग बहुत ही मोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यह ज़्यादा दिन नहीं हुआ अपेक्षाकृत इसके। तो अवस्था का प्रतीक तो यह है। प्रक्रम तो आप समझ लिए, यहाँ पर हवा मुख्य रूप से कार्य कर रही है। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यह कितनी जल्दी कट गया और यह कितनी जल्दी नहीं कटा। यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन या मिनरल इसमें जिसके ये बने हैं स्थलखंड, यह क्या अंतर है वह भी डिपेंड करते हैं उस अपर्दन को। ठीक है, डेविस ने अवस्था, संरचना और प्रक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट किया है किसी स्थलखंड के निर्माण में। तो कहने का मतलब क्या है, यह संरचना, प्रक्रम और अवस्था को आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि कोई भी स्थलखंड जो हमें दिखता है उसमें तीनों चीज़ हमें दिखते हैं कि यह कितना पुराना है, यह भी दिख जाता है, और यह किन प्रक्रमों के द्वारा कट छट गया है या नहीं भी कटा छटा है। ठीक है, नहीं कटा छटा है तुरंत आपका दिमाग जाएगा फिर ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, इस संरचना, प्रक्रम और अवस्था को डेविस की तिकड़ी या त्रिकुट के नाम से भी हम जानते हैं। एग्जाम में हमेशा, नेट ज्योग्राफी के एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है यह डेविस का त्रिकुट क्या है, या एक लाइन में ही दे देगा। डेविस निम्नलिखित में से, चारों ऑप्शंस में से, निम्नलिखित में से नीचे 4 ऑप्शन जितने दिए गए हैं उनमें डेविस का त्रिकुट कौन सा है। ठीक है, तो आप संरचना, प्रक्रम और अवस्था को दर्शा दीजिएगा जो भी उसमें से रहेंगे, या 4 में से एक कौन सा नहीं है, हो सकता है 3 दे दे, एक कोई और दे दे, तो जो एक नहीं रहेगा उसको हटा दीजिएगा या उस पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, डेविस ने कहा है ए लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। मतलब स्थलखंड एक है, उस पर उसका प्रक्रम, उसकी संरचना और उसकी अवस्था ही पूर्ण रूप से दिखाई देती है, वह उसके पूरी तरीके से फंक्शन रहते हैं कुल मिलाकर के। डेविस की कुछ मान्यताएं भी थीं कि कोई भी स्थल रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अंतर्जात बल, देखिए कोई भी अगर एक प्लेन भूमि है वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ अंतर्जात बल तो अपना कार्य करते ही रहते हैं। अगर अंतर्जात बल आप नहीं समझ रहे हैं तो हमारे पिछले वीडियो में चले जाइए, कहीं पर आपको अंतर्जात और बहिर्जात बल मिलेंगे, उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए अंतर्जात बल, 2 प्लेटें अगर आपस में टकराई तो यहाँ पर हलचलें पैदा हुई, जिससे एक उठा हुआ भाग अर्थात पर्वत का रूप धारण कर लिया। ठीक है, ये अंतर्जात। और बहिर्जात बल क्या हुआ, यहाँ पर अपना प्रोसेस कार्य किया, सूरज चमका, बादल हुए, बारिश हुआ। कहने का मतलब यह लड़ा, इसको उठाया, बाह्य प्रक्रम क्या हुए, इसको प्रेशर दिए और यह कट छट करके छोटा होना शुरू हुआ और यह उठाता गया, यह करता गया। कहने का मतलब एक समय ऐसा आया जो भी स्ट्रक्चर हमारी आंखों के सामने समझ में आ रहा है, यह उसको, उस पर क्या क्या हावी हैं। आखिरकार आंतरिक क्रिया तो हमेशा चलेगी नहीं, लेकिन बाह्य क्रिया हमेशा चलती रहेगी। अगर यह आंतरिक क्रिया हमेशा अंतर्जात बल के द्वारा उठती चली गई और फिर धीरे धीरे बाह्य क्रिया द्वारा यह कटती छटती चली गई, और जिस अवस्था में हम जाकर को उसको देखेंगे हमको यह पता चलेगा यह स्ट्रक्चर है, आखिरकार यह इतने दिनों से कट छट रहा है। क्योंकि यह आखिरकार आप कोई खंडहर में जाते हैं, अगर कोई घर हो, ठीक है, और उसको छोड़ दिया गया रहा हो, उसमें कई चीज़ें, छत गिर गई हो, दीवार गिर गए हो, तो उसमें देख करके आपको क्या समझ में आता है, आखिरकार यह समझ में आता होगा कि वह घर है कितने दिनों से छोड़ दिया गया रहा होगा। पहली बात तो ये आप समझ गए होंगे, उसमें घास फूस जम गए होंगे, उसमें कई ऐसे चिड़िया घोंसला बना ली होगी। कहने का मतलब क्या है, वह उसको देखने पर आप एक अवस्था उसकी समझ सकते हैं कि यह कितने दिनों से छोड़ दिया गया रहा होगा। और दूसरा हम देखते हैं कि वहाँ पर क्यों वह गिर गया,
तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पर हवा चली होगी, इसका डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो पाया, जिस वजह से यह मजबूत नहीं हो पाया। तो वह संरचना पर डिपेंड करता है, यह कितनी जल्दी गिर गया, मिट्टी का घर था या ईंट का घर था, तो आखिरकार संरचना भी डिपेंड करेगी। तो मिट्टी का घर जल्दी गिर जाएगा और ईंट का घर देर में गिरेगा। तो आप ये समझ जाएंगे नहीं, इसका केमिकल कंपोजिशन आपस में, जो यह चट्टान ये हमें दिख रहा है, घर दिख रहा है, तो यह इस चीज का बना होगा, तो यह हो गया आपका संरचना। तो उसके बाद अवस्था तो आप समझिएगा कितने दिन पहले छोड़ दिया। अगर प्रक्रम, आपको बारिश हुई, गलते गलते गिर गया, क्योंकि अगर मिट्टी का घर है तो बारिश से ही सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अगर खुला है, एकदम पूरी खंडहर है, केवल दीवार खड़ी है, तो एक ही बारिश में वो चला जाएगा। अगर मिट्टी का है, ईंट का है, तो वह कुछ दिनों बाद जाएगा। तो संरचना डिपेंड करेगी कि प्रक्रम उस पर कितने हावी हैं। ठीक है, संरचना यह बताएगी कि प्रक्रम उसके कुछ बिगाड़ पा रहे हैं या नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अब देखिए, अगर वह प्रक्रम हवा के भी द्वारा हो सकता है, बारिश के भी द्वारा हो सकता है और हमारे तापमान के भी द्वारा हो सकता है। तो इसी रूप में डेविस ने कहा कि कोई भी स्थल रूप, अंतर्जात और बहिर्जात जो बल हैं, वह दोनों आपसी पारस्परिक क्रिया के द्वारा किसी स्थल रूप को बनाने में सक्षम होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर केवल अंतर्जात बल कार्य करता और बहिर्जात बल कार्य ना करता तो क्या वहां पर क्या होता। तो बहिर्जात बल अगर किसी स्थान पर कार्य नहीं करता, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चंद्रमा पर, वहां पर बहिर्जात बल कार्य नहीं करते हैं, केवल अंतर्जात बल कार्य करता है, क्योंकि वहां पर हवा है ही नहीं तो बारिश होगी नहीं। तो सूर्य का प्रकाश ही केवल वहां पर पड़ेगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश के द्वारा वहां की चट्टानें टूटे फूटेंगी अगर गर्मी से, तो वो जाएंगी कहाँ। वहां पर इन्वायरमेंट है ही नहीं, वहां पर जल है ही नहीं, वहां पर हवा है ही नहीं, तो वहां पर होगा क्या कि अपने ही स्थान पर हो सकता है वह टूट जाए, लेकिन वह स्थानांतरित होंगी नहीं। तो उनका स्ट्रक्चर यहाँ के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर बहुत ही कम समझ लीजिए अलग दिखाई पड़ेगा, एकदम से पूर्ण रूप वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अगर बाहरी कार्य करना बंद कर दिए बल, तो आंतरिक बल क्या है, इसका स्ट्रक्चर एक समान ही बना करके रखे रहेगा। लेकिन बाह्य बल जब कार्य करते हैं तो उसको विकृत करने में लग जाते हैं, क्योंकि बाह्य बल का यह ध्येय ही है कि किसी भी उठे हुए चट्टान को एकदम से पेनी प्लेन मतलब मैदान में परिवर्तित कर देना। डेविस की दूसरी मान्यता है कि जो पर्यावरण की जो कंडीशन है वह स्थल रूप को निश्चित करेगी कि यह किस अवस्था में ही रहे, अर्थात पर्यावरण दशाओं का असर स्थल रूप पर एकदम से साफ झलकता है या स्थल रूप को निश्चित करता है। अर्थात जैसी जलवायु वैसा स्थल खंड। हम अभी आपको समझाए हैं, अगर बारिश वाला बहुत ही ज्यादा क्षेत्र है वो, तो वहां पर स्थल रूप किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, यह आप सोच ही सकते हैं। डेविस का यह भी मानना था कि जो नदियां बहती हैं, सबसे पहले वह लंबोत अपर्दन करती हैं, मतलब कोई नदी बह रही है तो यह गहराई में पहले अपर्दन करेगी, उसके बाद अगर कोई नदी बह रही है आगे जाकर चौड़ाई मतलब पार्श्व अपर्दन करेगी। ठीक है, सबसे पहले गहराई में अपर्दन करेगी, फिर वह चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, चौड़ी हो जाएगी इसका मतलब किनारों पर अपर्दन करती हुई चलेगी। सबसे पहले गहराई में अपर्दन करेगी, फिर क्या हो गया, वह चौड़ाई में अपर्दन करती चलेगी। अगर उसका वेग बहुत अधिक है तो वह गहराई में अपर्दन करेगी। अगर वह मंद मतलब कि जब वो अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहेगी, कहने का मतलब जब समुद्र से मिलने की अवस्था आएगी तो बहुत मंद हो जाती है और वहां पर तली का अपर्दन नहीं करती है, पार्श्व अपर्दन करती है, जिस वजह से वह चौड़ी हो जाती है। यह सारी क्रियाएं पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, हम अच्छे से समझाएं आधार तल होता क्या है। डेविस का यह मानना था कि स्थल खंड जब ऊपर उठ जाते हैं तब जाकर के बाह्य बल अपना कार्य करना शुरू करते हैं। मतलब जब कोई स्थल खंड ऊपर उठता है तब इस पर हवा, तापमान और बारिश का प्रभाव देखने को मिलता है, या यह सारे स्रोत इसको तब जाकर के अपर्दित करते हैं, जो कि इनकी सर्व प्रमुख आलोचना है। ठीक है, कोई भी स्थल खंड वेट नहीं करता है अपने उठने का, वह अपर्दित होता रहता है। आखिरकार कभी भी सूर्य उगता क्या उगेगा नहीं, हमेशा उगेगा,
क्या हवा कभी चलेगी? नहीं, हमेशा चलेगी। तो स्थल खंड अगर इतना बड़ा है तो कभी इतना बड़ा रहा होगा, तो इस पर भी हवा का प्रभाव, पानी का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव देखने को हमें मिलता रहा होगा, तो इसका भी अपर्दन हुआ होगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि आंतरजात बल अगर इतना प्रभावी है कि इनके प्रभाव, जो बहिर्जात के प्रभाव हैं, बहिर्जात बल के जो प्रभाव हैं, इसके काटने छाटने की जो क्षमता बहिर्जात स्रोतों में है, उनसे कहीं ज़्यादा प्रभावी ये अंतर्जात बल रहे होंगे, जिस वजह से यह हमें दिखाई नहीं पड़ा कि इसमें इतना कटाव हुआ जितना इसमें चढ़ाव हुआ। मतलब चढ़ाव बहुत तीव्र से हो गया, हलचलें बहुत जोर से हो गई और वह ऊपर उठ गया, लेकिन उस पर अपर्दन इतना कार्य नहीं कर पाया, किया लेकिन इतना कार्य नहीं कर पाया कि हमको यह अपनी आंखों से झलक में आ जाए कि यह स्थलखंड उठ नहीं पाया, अपर्दन से उठ नहीं पाया। वो उठ गया, लेकिन जब हलचलें बंद हो गई तब वहीं पर थम गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बाह्य बल अपना कार्य शुरू किया और यहाँ पर यह काट छांट करके फिर से पेनी प्लेन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, ये चारों तो डेविस की मान्यताएं थीं। डेविस को डायग्राम के थ्रू और उसकी जो संरचना प्रक्रम अवस्था है उसको और विस्तृत तरीके से हम समझेंगे। इसके बाद जो युवावस्था, वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था होती है नदियों की, उसको भी हम देखेंगे और अच्छे से उसकी आलोचना, डेविस की आलोचना भी हम देखेंगे। लेकिन अगले वीडियो में आज यहाँ तक ही हम आपको समझा रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना होने पाए और आप अच्छे से धीरे धीरे समझते रहें। आप धीरे धीरे इसको पढ़ते भी रहिए बुक्स में, ताकि यह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जहाँ पर आपको समझ में ना आए वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यह चीज़ हमको समझ में नहीं आई। हम जहाँ तक हो सके कि शॉर्ट वीडियो में भी इन छोटी छोटी चीज़ों को डालते रहेंगे ताकि आप उसको भी देखते रहें कि यह चीज़, जैसे ग्रीवाखंड है, एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आया था और वीडियो के कमेंट में भी मैसेज आया था कि सर ये ग्रीवाखंड फिर से समझाइए। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको स्टूडेंट कहते हैं फिर से समझाइए, तो हम उसके शॉर्ट वीडियो में छोटा छोटा हम डालते रहेंगे कि अगर देखिए डेविस का आवर्तन चक्र है, इसको हम पूरी तरीके से शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। कहने का मतलब हो सकता है हमको 15-20 वीडियो बनाना पड़े, ठीक है, शॉर्ट वीडियो का डेविस के आवर्तन चक्र का, तो हम उसको बना देंगे ताकि आपको एक एक फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन एक एक मिनट के, उसके अंतर्गत आप अच्छे से उसको भी समझ सकें और उसको इंटरटेनमेंट के तरीके से देखते चले जाएं। आपको यह क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो ज्योग्राफी जिनकी चाह है पढ़ना, वो उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में डेविस के ही साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।